हेलो स्टूडेंट्स। ये हम लोग रिकॉर्ड करें पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में भी प्लेलिस्ट इसका चेक कर सकते हैं। नाउ, हम लोग ने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखा था कि भाई किस तरीके से आइडिया को हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे हमने बात की थी कि अगर हमें एक प्रॉपर आइडिया चाहिए, बेसिक आइडिया को सेंस एंड परसीव करना है, तो हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज एनवायरनमेंट स्कैनिंग इस टॉपिक के बारे में कुछ समझेंगे। अब बिजनेस में एक चीज जो है वो परमानेंट है, जिसका मतलब है चेंज। तो चेंज तो हमेशा होने ही वाला है, और हमें इन सारे ही चेंजेस से क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने चेंजेस से अडेप्ट नहीं किया तो बिजनेस के सर्वाइवल एंड ग्रोथ में हमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। हमें ये समझना है कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो काफी डायनामिक है, और इस डायनामिक एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। अब चेंजेस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव। अगर ये चेंजेस पॉजिटिव है तो हम इन्हें अपॉर्चुनिटीज बोलेंगे, और अगर ये चेंजेस नेगेटिव है तो हम इन्हें थ्रेट्स बोलेंगे। नाउ, हमें इन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हुए करना क्या है, हमें इन पर्टिकुलर नॉलेज से हमारे करंट प्लान्स एज वेल एज फ्यूचर प्लान्स को मॉडिफाई करना है, अमेंड करना है, जिसके थ्रू हमारे बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ हम इंश्योर कर सके। तो आई होप आपको जितने भी कीवर्ड्स थे एनवायरमेंट स्कैनिंग के पर्सपेक्टिव से वो समझ में आ गए, ताकि अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप उसके बारे में कुछ लिख सको। अगर हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखने जाएंगे तो हमें रियलाइज होता है कि भाई क्यों हमें ये एनवायरनमेंट स्कैन करने की जरूरत है। तो जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया डेफिनेशन लर्न करते वक्त कि एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, चेंज जो है वो कांस्टेंट है। तो इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें राइट इंफॉर्मेशन के साथ राइट अडेप्टेशन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है वो इंश्योर कर सके। अगर फॉर एनी गिवन रीजन कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा वाकिफ नहीं है, उसने अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया, देन एक चीज की तो गारंटी है कि उसका बिजनेस जरूर फेल होगा। राइट? सो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एक्टिंग ऑन दोज चेंजेस इज वेरी क्रिटिकल फॉर बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि अगर एनवायरनमेंट स्कैनिंग होता क्या है वो हमने समझ लिया, और इसको हम लोगों ने अडेप्ट करना शुरू भी कर दिया, तो इससे फायदा क्या होगा। तो उन फायदों के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम लोग एनवायरनमेंट में चेंजेस देखते हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उन्हें हम अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। बट इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने में हमें सबसे पहले आगे पहुंचना है, विच मीन्स दैट वी हैव टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सिंपल मतलब ये है कि आपने एक नया ट्रेंड, एक नया ऑब्जर्वेशन किया और उसके ऊपर आपने सबसे पहले एक्शन लिया। ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती। आज स्विगी जोमेटो एक ही है, आज अगर आप उसके तरह एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाने जाओगे तो शायद उनसे compete करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इस इंडस्ट्री का फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। सिमिलरली आज ओला उबर की बात करते तो वो भी अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री के फर्स्ट मूवर्स थे। तो जब भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपको सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, और अपने बिजनेस में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी का जल्द से जल्द अर्लीस्ट तरीके से फायदा उठा सके। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है तो आपको अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू हम लोग हमारे आसपास के अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, बट उसके हिसाब से थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए, थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बनाएगा। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी जो है वो समझ में आता है। हमें थ्रेट्स को काउंटर करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है, और ये पॉसिबल हो पाएगा जब बिजनेस या एंटरप्राइज अपने स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज बिल्ड करेगा। तीसरे पॉइंट की जब बात करेंगे तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एक बेनिफिट है। नाउ बिजनेस जो है या एंटरप्राइज जो है वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता। हमें कहीं ना कहीं पूरी वैल्यू चेन में अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। इनपुट साइड पे हमें रॉ मटेरियल सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, इन सब की जरूरत होती है। आउटपुट साइड पे हमें मिडिलमैन की जरूरत है, मार्केटर्स की जरूरत है, एजेंट्स की जरूरत है, जो हमारा कस्टमर तक हमारा माल सामान पहुंचाने में मदद करे। अब जब आपने अच्छे से एनवायरनमेंट स्कैनिंग किया होगा तो आपको ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन पता चलेगी, जिसके थ्रू आप हमेशा इकोनॉमिकल प्राइसेस एट द राइट टाइम पे
इवेल्युएट कर पाओगे? अगर आप किसी एक दुकान पे जाते हो और पहले ही दुकान से सामान खरीद के आ जाते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसने जो रेट चार्ज किया है वो सही है या गलत? तो जब आप एनवायरमेंट स्कैनिंग करते रहोगे तो आपको आसपास के पूरे इंडस्ट्री, पूरे मार्केट की कंप्लीट नॉलेज रहेगी, जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर पाओगे कि बिजनेस को लगने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज आपको इकोनॉमिकल प्राइसेस पे प्रोक्योर हो सके। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हमारा बेनिफिट निकल के आता है बेटर परफॉर्मेंस। आज बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, वो थ्राइव करना चाहता है। हमें चाहिए कि बिजनेस जो है वो हमारा कॉम्पिटिशन से भी बेहतर हो। एंड ये बेटर परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए हमें जो भी चेंजेस है उस पर टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाए, बट हर एस्पेक्ट से, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल 100% तरीके, जितने भी होलिस्टिक ओपिनियंस होते हैं एक बिजनेस को चलाने के, उन हर पर्सपेक्टिव से हमारा बिजनेस जो है वो सुप्रीम परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखेंगे, इट सेंसिटाइजेस द एंटरप्रेन्योर्स टू कोप अप विद चेंजेस। आज हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, पेस्टल एनवायरनमेंट, राइट, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहेंगे। टेक्नोलॉजी बदलेगी, नीड्स ऑफ द बायर्स बदलेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेस, सब्सिडी, सब कुछ चेंज होगा। तो हमें इन सारी चीजों को समझ के अपने एक्शंस क्विक करने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी क्विक ऑन देयर फीट to take necessary decisions at the right time and to cope up with the changes that are around them. And lastly, image building. आज जब आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आप अपने कस्टमर्स को स्टडी करते हो, और कस्टमर्स को स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि भाई वो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। सो व्हेन यू कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जब आप अपने इनोवेशंस बनाते हो और उन इनोवेशंस को बिल्ड करते वक्त आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखोगे, तो उसके थ्रू आपकी बिजनेस की गुडविल बनेगी, इमेज बनेगी, रेपुटेशन बनेगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमारे थे वो थे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा अबाउट डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके स्क्रीन पे है। अब चाहो तो आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बार खुद दीजिए और उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। इफ वी मूव अहेड, तो अगर हम एनवायरमेंट स्कैनिंग करना चाहते हैं तो एनवायरमेंट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट। जब हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट हमें स्कैन करना है तो हम अलग अलग जगह से जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करेंगे और उस सारे कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से जगह से हम लोग हमारे एनवायरमेंट के बारे में इन्फो निकाल सकते हैं। तो पहला है वर्बल इन्फॉर्मेशन। तो आपके जितने भी स्टेक होल्डर जैसे कस्टमर हो गए, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट्स, इन सबसे आप बातचीत कर सकते हो मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए। दूसरा, काफी ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स जो है उनसे जाके आप पूछ नहीं सकते कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप मेरे से बड़ी कंपनी हो। तो वो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छापते हैं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने से आपको रियलाइज होगा कि भाई वो कौन सी चीजें सही कर रहे हैं, कौन सी चीजें उनकी अलग है। वाई इज देयर प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, वाई इज देयर एफिशिएंसी बेटर देन योर्स। ये सारी चीजें हमें उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चल सकती है। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज को लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो उन रिपोर्ट्स के थ्रू हमें काफी ज्यादा एक गवर्नमेंट के ओपिनियन के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बहुत कुछ अच्छा पता चल सकता है। कौन से अलग अलग इंडस्ट्रीज में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में पता चल सकता है। साथ ही साथ काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने पब्लिकेशंस निकालते हैं। जैसे आज अगर कोई बैंक है तो बैंक अपने एंड से काफी रिपोर्ट्स निकालेगा जहाँ पे पता चलेगा कि भाई ज्यादातर पैसा जो इंडिया में आ रहा है वो कहाँ कहाँ एलोकेट हो रहा है। तो इमर्जिंग सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। साथ साथ काफी और स्ट्रेटेजिक प्लानर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च वाले लोग होते हैं जो अपने अपने तरीके से फॉर्मल स्टडीज जो है वो पब्लिश करते हैं। अब यही सारे सोर्सेस के थ्रू हमें हमारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जहां से हम लोग हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि ऊपर के जो हमारे 5 सोर्सेस थे, वर्बल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, पब्लिकेशन एंड फॉर्मल स्टडीज, ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा प्रोवाइड करती है। इस रॉ डेटा को हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय फर्दर प्रोसेसिंग? तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स का एप्लीकेशन करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग उन नॉलेज और उन ट्रेंड्स को हमारे बिजनेस पे अप्लाई कर सके। आपने 11th स्टैंडर्ड के स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोरिलेशन इस टॉपिक को समझा था। तो भाई दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को समझते हुए आप अपने फ्यूचर के फोरकास्ट की तरफ आप जा सकते हो। अपने एंटरप्राइज के लिए डिफरेंट गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज इवेलुएट कर सकते हो, ये देखने के लिए कि भाई
जो ट्रेंड और जो मार्केट में चीजें चल रही है उसके हिसाब से आपको अपने एंटरप्राइज को कैसे पिवट करना है, सो दैट आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करवा सको और ग्रो करवा सको। तो इस पॉइंट के आगे हमें देखना है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम सीधा प्रोजेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देते, मतलब सीधा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है। इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोगों को आइडियाज कलेक्ट करने हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। एक बार हमने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स लगा दिए, तो हमें हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के थ्रू एक अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमारे इस आइडिया के थ्रू हमारे टारगेट ऑडियंस की नीड्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। once that is done and once you are sure that you have a product market fit, तब जाके आप जो है वो अपना प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आप एंटरप्राइज को बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब किसी भी अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करवाना जरूरी है अगेंस्ट ऑल द डिफरेंट एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि भाई क्या मुझे इस प्रोजेक्ट को हाथ लगाना है या नहीं लगाना। बहुत जगह पे जहाँ पे ऑन पेपर वर्क आपको रियलाइज ये हो जाता है कि भाई इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस मॉडल में पढ़ने जैसा नहीं है, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको एक प्योर एडुकेटेड जजमेंट लेना है, कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है या नहीं। और अगर ये सारी चीजें हमने सही से इवेलुएट की, तभी जाके पता चलेगा कि हमारा आइडिया जो है वो वायबल है, इसमें कोई बिजनेस सेंस है या फिर नहीं। अगर इसमें वायबिलिटी और बिजनेस सेंस दिखता है, तो ही हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए, विच इज टू डेवलप अ प्रोडक्ट और सर्विस। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। अब जब हम लोग ये अलग अलग फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे ना, एनवायरमेंट स्कैनिंग के पर्सपेक्टिव से, तो हमें समझना है कि इस एनवायरमेंट को हम लोग दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो। अब माइक्रो मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे हमारे सप्लायर्स भी आ गए, कस्टमर्स भी आ गए, कॉम्पिटिशन, जनरल पब्लिक, इंटरमीडियरीज, ये सब लोग। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैक्रो एनवायरमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पेस्टल एनवायरमेंट जो आ जाता है। कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के बारे में हमने ग्रेड 11 में भी थोड़ी चर्चा की थी, तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट पे ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे। तो पेस्टल मॉडल इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपको एमसीक्यू में भी ज्यादा पूछा जाता है, और साथ साथ इसके ऊपर आपको आपके फर्स्ट एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। तो अगर हम पेस्टल मॉडल की बात करेंगे, तो पेस्टल का फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है। अब एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। जब मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करूंगा, तो हमारे कंट्री के अंदर काफी ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि टैक्स, सब्सिडीज, ये इम्पैक्ट करते किसी भी बिजनेस को। हमारी गवर्नमेंट जो है फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए भी अलग अलग चीजें करती है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सारी चीजें जो है, जो गवर्नमेंट इंड्यूस्ड मैटर्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन है जो किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को फेवर करता है, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर हो जाएगा। दूसरा चीज आता है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर में वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी जो डिमांड, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस साइकिल्स, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब चीजों के रिलेटेड है। तो आज हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है, जो किसी ना किसी बिजनेस को कॉमनली इम्पैक्ट करेगी या फिर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो आई होप आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो समझ में आता होगा। बहुत जगह पे आप कंफ्यूज इसी चीज में हो जाते हो कि इसको मैं इकोनॉमिक बोलूं या पॉलिटिकल बोलूं। तो पॉलिटिकल में आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, कुछ नया हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टिव्स इशू करता है, तो वो सारी चीजें जहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा, वो सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। जबकि डिमांड, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीजें जो है वो इकोनॉमिक में आ जाएगा। अब सोशल डायमेंशन पे आ जाते हैं। तो अगर हम सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन, उनके टेस्ट प्रेफरेंस, इनकम लेवल्स, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम लेवल्स, तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा इंटेंसिटी टू स्पेंड कितना है, हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है। आज अगर हम एक इंडियन सोसाइटी को एक अमेरिकन सोसाइटी से कंपेयर करेंगे, तो अमेरिकन सोसाइटी में खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि इनकम्स भी ज्यादा है, राइट। तो वैसे हर जगह पे लेवल ऑफ एजुकेशन, कंज्यूमर हैबिट्स, सोशल मोबिलिटी, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा सोशल एनवायरनमेंट डिफाइन होता है।
तो इसमें जो 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 चेंजेस आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग काफी ज्यादा चेंजेस देख पा रहे हैं। द फैक्ट दैट आज आप लोग ये पर्टिकुलर लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हो, इसका क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि जो पहले चीज सिर्फ ऑफलाइन हो सकती थी आज वो ऑनलाइन हो पा रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हर बिजनेस को जो है वो इम्पैक्ट करता है, और वो इम्पैक्ट के वजह से हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा बिजनेस को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर आप एक पहली पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब अगर वो टेक्नोलॉजी की जगह कोई एडवांस चीज आ गई तो आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है। तो उसकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जब से स्मार्टफोन्स आए, जब से एंड्रॉयड आया, तब से पुराने फीचर फोन्स का बिजनेस जो है वो खत्म हो गया। जब से फ्लैट स्क्रीन एंड एलईडी टीवीज आए, तब से बॉक्स वाली टीवी का बिजनेस खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी बदलने के चक्कर में आपको भी अपने बिजनेस को बदलना पड़ेगा, वरना आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है इकोलॉजिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हमें ये चीज तो जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस के थ्रू एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें जितना हो सके उतना ज्यादा सस्टेनेबल होने की जरूरत है, एनवायरमेंट को जितना हो सके उतना कम डैमेज करने की जरूरत है, सो दैट हम लोग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बने, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग रिसोर्सेज छोड़ें, और हमारा इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ऑन द एनवायरमेंट शुड बी लीस्ट नेगेटिव। लास्ट पॉइंट आ जाता है लीगल डायमेंशन के ऊपर। अब जो भी हमारे कंट्री के अंदर लॉज बने हुए हैं मैं ये नहीं बोल रहा जो नए लॉज बनेंगे, नए लॉज जो बनते हैं वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, बट जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो एग्जिस्टिंग लॉज का पालन करना कहीं ना कहीं हमारे लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो आपको इनकम टैक्स जो है वो ढंग से भरना है, आपको लेबरर्स के साथ उनको मिनिमम वेजेस पे करने हैं, आपको किसी भी तरीके से मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी की सारी चीजें आपके लीगल डायमेंशन में आती है। तो अगर कोई नया लॉ बनता है, कोई नई सोच विचारधारा या गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो वो सब कुछ पॉलिटिकल में आएगा। बट एक एग्जिस्टिंग लॉ का कंप्लायंस और ये चीज देखना कि भाई आप लीगली सारी चीजें ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ आपके लीगल एनवायरनमेंट में कवर होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग इधर तक रखेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो है वो थर्ड वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छे से इस सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और अगर कुछ भी डाउट रहता है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो और आस्क मी इन पर्सन। दैट्स गोना बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।